हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये भी अलग से क्वेश्चन आता है कभी कभी शॉर्ट नोट में। तो अपन ने जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़े थे, वैसे अपन ट्रांसलेशन के बाद भी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये आपकी पेप्टाइड चेन बन गई है, कुछ अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, ऐसे प्रोटीन्स क्या होते हैं, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, अमीनो एसिड से जुड़े हुए पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो ये जो चेन बनी है, इसमें जो होंगे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे, और फाइनली जो बनेगा फंक्शनली एक्टिव प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अपने पास फंक्शनली एक्टिव प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो अब ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसको अपन दो कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे या तो उनमें प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाए। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स जो है उनमें प्रोटियोलाइसिस होगा। ठीक है, प्रोटियोलाइसिस होकर टूटेंगे वो। और एक अपन पढ़ेंगे कि या तो वो अमीनो एसिड्स हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हो, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये दो ग्रुप के अंदर मैंने डिवाइड किए इनको, और अपन ये दो ग्रुप अपन को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि प्रोटियोलाइसिस हो जाए। प्रोटीन मतलब प्रोटियो मतलब प्रोटीन, और लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो इसके अंदर अपन एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, तो जैसे कि मान लो मॉडिफिकेशंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बाय पार्शियल प्रोटियोलाइसिस, उनके अंदर पार्शियल प्रोटियोलाइसिस होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन भी डायरेक्ट नहीं बनता है, ट्रांसलेशन के होने से पहले वो प्रो इंसुलिन होता है और फाइनली फिर इंसुलिन बनता है। ठीक है, और ये इंसुलिन में जैसे आपको पता है ए चेन और बी चेन होती है। ठीक है, और प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होती है, जो कि रिमूव हो जाती है, इंसुलिन बनता है जब वो, तो ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है और अपने पास ए चेन और बी चेन बचती है, जिसमें 21 अमीनो एसिड और 30 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा जैसे कि और बात करें तो प्रोटियोलाइसिस ऑफ प्रो प्रोटीन्स, आपको बस एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, प्रो प्रोटीन्स जैसे कि बाय रिमूविंग स्मॉलर पेप्टाइड, स्मॉलर पेप्टाइड रिमूव करो, तो ऐसा कुछ एग्जांपल याद आ रहा है, आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, याद आ रहा है। जैसे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो थे, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब थे ना। तो जैसे ये पहले बनता है वो ट्रिप्सिनोजन होता है, उसके अंदर फिर स्मॉलर पेप्टाइड रिमूव कर देंगे और फाइनली अपने पास मॉडिफाइड प्रोटीन बन गया ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर ये सब स्टेप आगे एक्टिवेट करता है, वो अपन को पता है ना फिजियोलॉजी। और वो नहीं भी पता तो भी यहाँ तो अपन को जो पता होना चाहिए वो पता है बस। ठीक है, यहाँ पे अपन को ये पता है, एग्जाम्पल पता है। ठीक है, और जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनमें भी प्रोटियोलाइसिस हो सकती है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का मैं आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स में बताऊंगा और आपसे ही पूछूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे और एक एग्जांपल की बात करें तो प्रोटियोलाइसिस ऑफ प्री प्रो प्रोटीन्स, प्री प्रो प्रोटीन्स, इसके अंदर एग्जांपल याद रखना है, रिमूवल ऑफ सिग्नल सीक्वेंसेस। तो ठीक है, प्रोटीन जब बनता है ना, तो उसके अंदर कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस होती है उसके साइड में, ये प्रोटीन बना तो इसके साइड में ये सिग्नल सीक्वेंस होगी, तो ये रिमूव होगी और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन टारगेटिंग। सिग्नल सीक्वेंस का मतलब ही क्या है कि ये सिग्नल दे रही है कि ये प्रोटीन यहाँ का है, तो अपना जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बन गया है उसके पास ये सिग्नल है कि मुझे ये यहाँ से जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या फिर मेरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, या फिर गोल्जी में जाना है। तो जहाँ भी जाना है तो वो प्रोटीन टारगेटिंग के लिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो वो सिग्नल सीक्वेंस उसको बताएगी और वो फिर रिमूव हो जाएगी और वो प्रोटीन वहाँ जाके लोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। तो ये अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत नया लगा होगा आपको, पर अब जो दूसरा अपन पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि अपन ने ये सब पॉइंट देख रखे हैं, इसमें एग्जांपल जो याद रखने हैं वो बहुत आसान है। मॉडिफिकेशंस हो जाए अमीनो एसिड्स के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो मैं बता रहा हूँ, गामा कार्बोक्सिलेशन। कहीं पे सुना है नाम ऐसा, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज ऑफ कौन कौन से फैक्टर थे, मैंने याद करवाए थे आपको, 2, 7, 9,
10। ठीक है, इनके एक्टिवेशन के लिए कौन चाहिए था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन के। तो अपन ने ये कहाँ पढ़ा था, विटामिन के की साइकिल पढ़ी थी, विटामिन के में जाओ आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है, गामा कार्बोक्सिलेशन होता है ग्लूटामिक एसिड का। तो ये ग्लूटामिक एसिड क्या अमीनो एसिड है, तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, इसका क्या मॉडिफिकेशन हुआ, गामा कार्बोक्सिलेशन होता है। और कौन से फैक्टर्स का, 2, 7, 9, 10, मोस्ट फेमस MCQ आपका। तो 2 + 7 9, 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये आपको आता था। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज। तो ये अपन ने कहाँ पढ़ा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन इन कोलेजन। और इसके लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट था, विटामिन सी। तो ये भी अपन ने पढ़ रखा है कि विटामिन सी में किसका, विटामिन सी क्या करवाता है, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रोलीन और लाइसिन का कोलेजन के अंदर। और मान लो अगर फेलियर हो जाए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो, तो नॉर्मल फंक्शनिंग इनिबिट हो जाएगी और क्या होगा, कोलेजन वीक हो जाएगा, पुअर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, पुअर क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी ऑफ कोलेजन। और अपन ने डिजीज़ भी पढ़ी थी, विटामिन सी नहीं है तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा प्रोलीन लाइसिन का, तो क्रॉस लिंकिंग पुअर हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, स्कर्वी हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स और वो सब अपन ने वहाँ अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। और अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो क्रॉस लिंकिंग कोलेजन की नहीं हो पाएगी, पुअर क्रॉस लिंकिंग होगी, तो जो भी ब्लड वेसल्स है वो आसानी से रप्चर हो जाएगी, ब्लीडिंग गम्स और स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपको आते थे। तीसरा छप गया क्या पीछे। ठीक है, तीसरा अपन ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी देखा था, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन का, थ्रियोनिन का, कोई भी अमीनो एसिड का बाय काइनेसिस, जैसे कि अपन ने बात करी थी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की। ये कौन से फॉर्म में एक्टिव था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एंड इट इज़ इनएक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, ये अपन ने बात करी थी। ठीक है, इसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद और अगर मैं बात करूँ तो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन। ठीक है, तो ये एसिटाइलेशन मिथाइलेशन किसका है, ऑफ लाइसिन रेसिड्यू। तो लाइसिन भी अमीनो एसिड है, तो अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन हो गया कि इसमें एसिटाइलेशन हो गया और मिथाइलेशन हो गया, लाइसिन रेसिड्यूज ऑफ हिस्टोन। तो ये अपन ने इसी यूनिट की पहली वीडियो में देखा था कि हिस्टोन्स जो होते हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन होता है। हिस्टोन किससे बने होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन मैंने बताया था। तो ये लाइसिन में एसिटाइलेशन मिथाइलेशन हो जाए तो ये क्या करेंगे, दे मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। जब मैंने बताया भी था कि एसिटाइलेशन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा, और अगर डी एसिटाइलेशन हो गया तो इट रिप्रेसेस ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया एक। अगर और एग्जांपल की बात करें तो को ट्रांसलेशनल ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच टू कोई भी, जैसे सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, तो इनमें अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन के दौरान ही ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आके प्रोटीन में जुड़ जाएंगे और इससे क्या होगा कि प्रोटीन जो होगा वो एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा और हेट्रोजेनिसिटी मिल जाएगी प्रोटीन को। ठीक है, तो ये एक ध्यान रख सकते हैं कि को ट्रांसलेशनल ग्लाइकोसाइलेशन। और मैंने बात कर ली कि अगर फेलियर है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में तो इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मैनी प्रोटीन्स, जैसे कि पुअर क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन इन स्कर्वी बिकॉज विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। ये बात अपन ने कर ली थी। ठीक है, अब कुछ MCQ के लिए अलग पॉइंट एक और ध्यान रखना कि अगर अब नॉर्मल फोल्डिंग, ठीक है, तो प्रोटीन्स पहले बनते हैं तो उनका अलग से स्ट्रक्चर होता है, तो बाद में उनकी फोल्डिंग होती है। तो अगर मान लो अब नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स हो रही है तो इससे क्या हो सकता है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ हो सकती है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट MCQ याद रखना, चैपरॉन्स। चैपरॉन्स जो होते हैं, चैपरॉन्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट रॉन्ग फोल्डिंग।
कि प्रोटीन की रॉन्ग फोल्डिंग होने से प्रिवेंट कौन करता है, ये एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक बहुत आता है, तो दे आर चैपरॉन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू प्रोवाइड करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट, करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं नए नए बनते हैं, उनकी रॉन्ग फोल्डिंग होने से प्रिवेंट करते हैं और सही फोल्डिंग करवाते हैं। तो ये इनका किसका फंक्शन होता है, चैपरॉन्स का। ठीक है, तो चैपरॉन्स के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक कभी कभार वाइवा में भी पूछ ले कि कौन होते हैं जो रॉन्ग फोल्डिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो दे आर चैपरॉन्स। ठीक है, और अगर चैपरॉन्स नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगी और प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीजेज हो जाएगी। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस को आपको किस तरीके से याद करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो याद रखना प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा याद रखना मॉडिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन वाला एग्जांपल सबको याद रहेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम वाला एग्जांपल सबको याद रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल सीक्वेंस रिमूव करने वाला प्रोटियोलाइसिस ऑफ प्री प्रो प्रोटीन्स, और ये क्या करता है, प्रोटीन टारगेटिंग में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, ये याद करना है, ये 3 पॉइंट याद करना है। फिर मॉडिफिकेशंस के अंदर गामा कार्बोक्सिलेशन सबको आता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन लाइसिन, विटामिन सी सबको पता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन सबने पढ़ा है अच्छे से मेरे से। एसिटाइलेशन मिथाइलेशन पहली वीडियो में स्टोन का बताया। ठीक है, एसिटाइलेशन जो हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा, डीएसिटाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद को ट्रांसलेशनल ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए। ठीक है, और एबनॉर्मल फोल्डिंग है तो प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, चैपरॉन्स जो होते हैं दे प्रिवेंट रॉन्ग फोल्डिंग एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये था अपना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।